हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे पाल कला। विगत वर्षों में जो पूछा गया सवाल है उन प्रश्नों को भी एक बार हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब हमारे पास प्रश्न मिलता है तो हम प्रश्नों को लिखते कैसे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें प्रश्न मिल जाए, जैसे में हम लोग प्रश्न को देखेंगे, विगत वर्षों में पूछा गया सवाल है कि पाल कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। फिर पूछा गया यही सवाल है कि पाल कला के प्रमुख विशेषताओं के आलोचनात्मक वर्णन करें, है ना। फिर पूछा गया सवाल है कि पालकालीन स्थापत्य कला और मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 3 प्रश्न आप देख रहे हैं। तो हम लोग एक प्रश्न को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, है ना। अगर शॉर्ट्स में भी आपको पूछे, क्योंकि ये 70 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार पूरी संभावना है 70 बीपीएससी में पाल कला पूछे, है ना। तो पाल कला का नोट्स भी हम लोग मतलब शॉर्ट्स भी देखेंगे, है ना। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी हम जिस बात पे आपको, है ना, ये बोल रहे थे कि हमको लिखना कैसे है, क्योंकि सब यहाँ पे डिपेंड करता है लेखन क्षमता। अगर किसी विद्यार्थी का लेखन, जिस तरह से हम लोग कला पढ़ रहे हैं, और कला से जब प्रश्न आपसे पूछेगा तो कलात्मकता आपके लेखन शैली में दिखना चाहिए। अगर हम किसी के मूर्ति को देख कर के हमें बड़ा अच्छा फील होता है, मेरे दिमाग में बहुत सारे इमेज बनने लगते हैं, तो इसी तरीके से आपको भी इसी आंसर में बिल्कुल इसी तरह दिखना चाहिए, ताकि जो कॉपी चेक करे और जांच करे तो लगे क्या बात है ना। इस तरह होना चाहिए। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम लोग भूमिका कैसे लिखें, अधिकतर विद्यार्थियों का समस्या है। हम लोग भी जब दे रहे थे, है ना, दे रहे थे, तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कैसे शुरुआत किया जाए, भूमिका क्या होना चाहिए, है ना। भूमिका में वो सारी बातें होती है। एक समझिए कि एक फिल्म का टेलर की तरह होता है। भूमिका पढ़ने के बाद जो आपका कॉपी चेक करता है उसको ये बात समझ में आ जाता है कि आप मेन बॉडी में क्या लिखने वाले हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो विद्यार्थी को भूमिका अगर अच्छे तरीके से लिखने आ गया, मेंस क्या है ना, मेंस शब्दों का खेल है। जिसके पास शब्दों का संग्रह अच्छा है, लिखने की तकनीक उसके पास अच्छा है ना, और तारतम्यता, है ना, एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ अगर जुड़ रहा है लिखते समय में, और लिखने से बार बार लिखने से ही, प्रैक्टिस करने से ही ये सब चीज़ें आता है। खैर एनीवे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। पाल कला के, है ना, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के तौर पे देखें, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला जो हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, है ना, या भूमिका कहें तो, है ना, भूमिका हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन जब शॉर्ट्स में अगर कह दे और लॉन्ग में कहे तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। जब शॉर्ट्स को आप लिखते हैं तो वहाँ पे भूमिका ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं होता, लेकिन जब आप लॉन्ग प्रश्न को लिखते हैं, लॉन्ग लिखते हैं, तो वहाँ पे भूमिका आपका कम से कम 100 के अबाउट में शब्दों में होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय इसका लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। उसके बाद प्रमुख कला, प्रमुख कला के बारे में हम लोग लिखेंगे। जैसे प्रमुख कला में देखते हैं कि मूर्ति कला हो जाएगा, मूर्ति कला के बाद चित्रकला है, चित्रकला के बाद स्थापत्य कला है, और एक कला को मैंने ऐड किया है शिक्षा और साहित्य। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, है ना, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें, जैसे चीज़ों को कैसे याद रखा जाए, तो एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको याद करना हो कि पाल कला को हम लोग कैसे कंप्लीट करें, है ना, तो देखिए पाल कला, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, है ना। एक स्ट्रक्चर आप तैयार करिए और स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाइए। सबसे पहले अगर हम लोग पाल कला की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इस समय यानी कि पाल कला के समय ये शासक कौन था, है ना। शासक हम लोग पहले देखेंगे। तो शासक हो जाएगा, है ना, धर्मपाल हो जाएगा, है ना, धर्मपाल हो जाते हैं। उसके बाद देवपाल हो जाते हैं। चाहे आप ऐसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए, है ना, और परिचय के बाद यहाँ पर क्षेत्र
क्षेत्र देख लीजिए। हम लोग तो बस कई तरीक़ा से आप लिख सकते हैं, बस स्टाइल एक बार स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल जाता है तो मीन्स बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही ये सब कुछ हो जाएगा। तो परिचय हो जाएगा, परिचय में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्षेत्र की बात करेंगे, किस क्षेत्र में यह कला सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में रहा, फला फूला। तो क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्र हो जाएगा, है ना, बंगाल और बिहार का क्षेत्र हो जाएगा, है ना, बंगाल और बिहार का क्षेत्र हो जाएगा। इस समय हम लोग देखेंगे तो इस समय शासक कौन थे, है ना, ये मोटा मोटी चीज़ें हम लोगों को याद रहना चाहिए। इस समय शासक थे पाल शासक, जिनका नाम है धर्मपाल, है ना, धर्मपाल थे और देवपाल थे। इन्हीं के सानिध्य में, यानी कि इन्हीं के छत्र छाया में यह पाल कला जो है यह अपने चरमोत्कर्ष अवस्था को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इसके जो कलाकार हैं, इसके जो कलाकार हैं वह कलाकार हो जाते हैं धीमन और बिटपाल, है ना, धीमन और बिटपाल हो जाते हैं, धीमन और बिटपाल हैं। और ये नालंदा के निवासी हैं और ये कांस्य के, है ना, कांस्य कला में सबसे ज़्यादा माहिर थे और कांस्य कला की देन जो है इन्हीं धीमन और बिटपाल का हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये हो जाता है प्रमुख, है ना, प्रमुख कला की। तो प्रमुख कला के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो प्रमुख कला, है ना, प्रमुख कला को हम लोग 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा मूर्ति कला, है ना, सबसे पहला हो जाएगा, ये आयाम है मूर्ति कला। और मूर्ति कला के बाद यहाँ पे हो जाएगा चित्रकला, है ना, चित्रकला हो जाएगा। और चित्रकला के बाद स्थापत्य कला हो जाएगा, स्थापत्य कला हो जाएगा। और आप चाहे तो चौथा, है ना, ऐड हम इसलिए किए ताकि अगर बेहतर नंबर चाहिए, है ना, लिखते तो सब कोई है, मेंस सब कोई देता है ना, तो मेंस लिखने में जो पारंगत होते हैं, है ना, जो शब्दों पे पकड़ बना के रखते हैं, ठीक है, और एक ही शब्दों में आप देखिएगा, कुछ लोग एक शब्द को कहने के लिए 1000 शब्दों का इस्तेमाल करता है, कुछ लोग एक ही शब्दों में ऐसी बातें लिख देता है, ऐसी बातें कहा जाता है कि 1000 शब्दों के बराबर होता है। मेंस में ये मायने रखता है ना, मेंस में ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे चौथा जो हम लोग कला को ऐड करने वाले हैं, आप चाहें तो इसको ऐड करें, अगर आपके पास टाइम है लिखने के लिए तो ज़रूर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो हो सकता है 1 नंबर आपको मिल जाए। और 1 नंबर अगर मिलता है तो सोचिए आप कितने हज़ारों लड़कों से, है ना, आपका मार्क्स आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप शिक्षा और साहित्य दे सकते हैं, है ना, शिक्षा एवं साहित्य दे सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं, लास्ट में जो हमारा होगा वह हो जाएगा हमारा निष्कर्ष हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा यहाँ पर कि पाल कला के, है ना, विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें, तो ऐसा नहीं कि आलोचना इसमें बहुत सारा चीज़ों को दिखाना, नहीं, 1-2 पॉइंट अगर हो वो भी आपको लगे कि सकारात्मक आलोचना है तब तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से आलोचना दिखाइए, किसी का तुलनात्मक दृष्टिकोण आपको दिखाने लगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है ना, नंबर आपको मिलेगा नहीं। तो बैलेंस करना और संतुलन करना जो है ये हमें सीखना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर एग्ज़ाम जैसे प्रश्न आपको मिला और प्रश्न जैसे ही आपको मिला 2 मिनट टाइम मिलेगा, 1 मिनट टाइम मिलेगा, टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या अब ज़्यादा है। पहले की अगर बात किया जाए तो पहले आपको 3 ही प्रश्न लिखने होते थे, है ना, अभी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जिनका प्रैक्टिस सबसे बेहतर होगा वही मार्क्स अच्छा लाएगा और रिजल्ट भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए फटाफट जो है वो एक डायग्राम या एक सिनॉप्सिस स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, आप फटाफट तैयार कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आप लिख सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परिचय का, है ना, कि परिचय हम लोग कैसे दें, है ना। किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए जो भूमिका देते हैं, परिचय जो देते हैं, परिचय में बहुत ताकत होनी चाहिए। और आपको अभी बताते हैं, जब हम लोग यूपीएससी में दे रहे थे, है ना, तो उस समय बहुत ऐसे जो प्रोफेसर और जो टीचर थे उनका यही कहना था कि जैसे में आप देखिएगा, जब शेर अपनी शिकार पे जब फोकस करता है तो एक कदम पीछे आता है ना, पीछे आता है और फिर एक कदम आगे जाता है। कहने का मतलब समझिएगा,
है ना। जब भी हम कोई भी कला या कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उससे उसके पीछे आकर के शुरुआत करते हैं, है ना। और जैसे ही हम लास्ट करते हैं ना तो उसके आगे जाकर के समाप्त कर देते हैं। अगर आप लोग दे रहे होंगे तो चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। अगर नए विद्यार्थी आप लोग होंगे, है ना, तो इस तरह से फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग परिचय देखते हैं, पाल कला का परिचय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, और हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया, आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर समय की बात किया जाए यहाँ पे, है ना, जैसे समय की बात किया जाए तो 8वीं से 12वीं सदी के मध्य में, है ना, 12वीं सदी के मध्य में यह कला फला फूला। इतना अगर आपके पास याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर के तौर पे, है ना। दूसरा अगर वीडियो होगा, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो डिवाइड हम लोग कर देंगे स्ट्रक्चर के तौर पे, कि दिमाग में रहेगा, है ना। पॉइंट दिमाग में रहा तो आराम से आप प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग परिचय और भूमिका देखते हैं। परिचय और भूमिका में ऐसा होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ, मतलब बहुत कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 8वीं से 12वीं सदी के मध्य विकसित भारतीय कला की पूर्वी भारत शैली का केंद्र बिहार और बंगाल का भूभाग था। यह कला धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर बनाए गए, जिसे हम लोग 4, है ना, भागों में बांट के समझ सकते हैं। जिसे हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जिसे हम लोग, है ना, इस प्रकार समझ सकते हैं। आपकी अपनी स्टाइल होगी, जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने चर्चा किया था मूर्ति कला का। तो मूर्ति कला को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। मूर्ति कला, अभी मूर्ति कला पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो मूर्ति कला में पहला जो हमारा पॉइंट होगा, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मुंगेर से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पर बनाई गई मूर्तियाँ। इसके बारे में भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा वह हो जाता है सांचे में ढली कांस्य की मूर्तियाँ, और तीसरा जो है वह हो जाएगा मृण मूर्तियाँ। यानी कि मूर्ति कला को हम लोगों ने 3 आयामों में, 3 भागों में बांट करके समझा। पहला हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मुंगेर से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पे बनाई गई मूर्तियाँ। दूसरा हो जाएगा सांची में ढली कांस्य की मूर्तियाँ, है ना। और तीसरा हो जाएगा हमारा मृण मूर्तियाँ, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद सबसे पहले हम लोग, पहला जो हमारा जो पॉइंट था, जैसे आप देखिए, पहला यानी कि राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मुंगेर से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पर बनाई गई मूर्तियाँ हैं। इसके बारे में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए, शब्दों का तालमेल समझिएगा। शब्द बड़ा, है ना, हम लोग ऐसे ही लिखते थे, है ना, ऐसे ही। और हम जब पहली बार लिखे थे, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ा था, तब जाकर के हम लोग को इंटरव्यू में बुलाया था, है ना। तो आप लोग भी अगर कोशिश करिएगा इस तरह से लिखने का, तो आराम से पहली बार में भी इंटरव्यू वाला बुला लेगा। फिर उसके बाद आप वहाँ पे, है ना, कितना आपके पास एनर्जी है, कितना, है ना, उस वहाँ पे डिपेंड करता है। एक बार इंटरव्यू तो पहुँच जाइए, तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मुंगेर से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पर बनाई गई मूर्तियाँ, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना। हम तो पॉइंट में कर दिए हैं, आप चाहें तो पैराग्राफ में चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। पॉइंट में करिए, चीज़ें याद रहेगा। देखिए, पालकालीन प्रस्तर मूर्ति कला में विषय, माध्यम और शैलीगत विशिष्टता के कारण, है ना, मौलिकता तो है, साथ ही पूर्वकालीन कला शैली की प्रेरणा भी विद्यमान है। प्रेरणा भी, है ना, प्रेरणा भी क्या है? विद्यमान है। चीज़ों को समझिए। कहता है यहाँ पर कि विषय, माध्यम, शैलीगत विशिष्टता के कारण, है ना, मौलिकता तो है, साथ ही पूर्वकालीन, यानी कि जब पाल कला के पहले आप देखते होंगे, जैसे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो मौर्य कला में देखते हैं। मौर्य कलाओं के बाद जो कला आया, उस कला में क्या हुआ? परिवर्तन, विकास, है ना, विकास का दौर दिखा गया, जो ये कहता है कि उस शैली की प्रेरणा भी विद्यमान है ना। अब यहाँ पर कहता है कि बौद्ध, जैन, हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो पाल कला है, इस पाल कला में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है ना। उसके बाद देखेंगे भव्य प्रतिमाओं में, जब यहाँ कलाकारों के द्वारा जब, है ना, भव्य प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा था, तो उस भव्य प्रतिमाओं में
कला की सूक्ष्मता, है ना, चीजों को देखिए, भव्य प्रतिमाओं में कला की सूक्ष्मता और सादगी का अद्भुत संतुलन क्या है ना, दर्शनीय है, या कह सकते हैं चित्ताकर्षक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए कुछ उदाहरण हमको देने पड़ेंगे। तो उदाहरण में ए बी सी करके लिख लीजिए, चाहे क ख ऐसे करके लिख लीजिए, इस तरह से भी आप काम चला सकते हैं। तो ए में देखते हैं विष्णुपुर गया से जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुआ है, वह मूर्तियां हमें अवलोकितेश्वर की, है ना, मैत्रेय की, मंजूश्री की और बुद्ध की प्रतिमा के रूप में हमें प्राप्त हुआ है यहाँ से। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट करें बी, तो मकर मुख प्रणाली की प्राप्ति हुई है। और नेक्स्ट हो जाता है कि पटना से प्राप्त जो द्वार स्तंभ है, उस द्वार स्तंभ पे गंगा यमुना के, है ना, क्रमशः आप देख सकते हैं मकर और कच्छप जो है आरूढ़ है, ये प्रतिमाएं भी हमको मिली है, ठीक है। और विभिन्न स्थानों से अगर ये सारा पॉइंट आप डाल दीजिए तो देखिए गजब का नंबर आपको मिलेगा, है ना। विभिन्न स्थानों से विष्णु, उमा महेश्वर, कल्याण सुंदर, नृत्य गणेश, सूर्य देवता, लोकेश्वर, तारा, कामदेव, कार्तिकेय प्रतिमाएं जो है वह क्या है, आकर्षित है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने जो आयाम किया, है ना, अब हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं कि यही चीज़ें लिख देते हैं, है ना। ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि यही विशेषता है, लेकिन ये विशेषता नहीं है। अब भाई विशेषता पूछा है तो विशेषता पे बात करते हैं, ये है विशेषता, है ना। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मुंगेर से प्राप्त काले कसौटी पत्थर पर बनाई गई मूर्तियाँ, तो मूर्तियों में क्या क्या लक्षण, क्या क्या चीज़ें दिखाई दिया, क्या क्या आयाम था, क्या कलाकारों ने क्या क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश की। अब है कि हम उस मूर्तियों में क्या विशेषता पाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता जो हमारा हो जाएगा मूर्तन में, यानी कि मूर्ति विज्ञान का सर्वथा पालन किया गया है इसमें। दूसरा जो पॉइंट हमारा होगा, पृष्ठ पारिखा पर उकेर कर यह बनाई गई मूर्तियां हैं, है ना। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि प्रारंभ में जो प्रभा मंडल थे वह अनालंकृत थे, मतलब उसमें सजावटी, दिखावटी, बनावटी नहीं था। मतलब कहने का मतलब उसमें श्रृंगार का कोई भाव प्रकट नहीं होता था। यानी कि शुरुआती में जो प्रभा मंडल थे वह अनालंकृत थे या सजावट नहीं था, लेकिन बाद में प्रभा मंडल जो है वह अलंकृत बनाए गए, यानी कि सजावट उसमें किया गया, है ना। उसके बाद कहता है तीसरा पॉइंट कि जब हम लोग पुरुष देवताओं की मूर्तियां देखते हैं तो उसमें नारी सुलभ कोमलता दिखाई देता है ना। जैसे आप देखते होंगे बुद्ध की मूर्तियां देखने से लगता है कि ओ माय गॉड कितनी सुंदर, यानी कि महिला का मूर्त भी इनके सामने फेल हो जाए, ऐसा लगता है। यानी कि पुरुष देवताओं में नारी सुलभ कोमलता हमको देखने को मिलती है, और यह तांत्रिक प्रभाव के कारण है, यह तांत्रिक प्रभाव के कारण है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, देवियों के मूर्तियों में श्रृंगारिक भाव प्रतीत होता है ना। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कलाकार का जो शिल्पगत जो कौशलता है उसमें उन्होंने उत्कृष्टता हासिल की थी, यानी कि कलाकार के शिल्पगत परिपक्वता को क्या करता है, यह दर्शाता है, ठीक है। ये आपका विशेषता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है कि सांची में ढली कांस्य की मूर्तियां, है ना। सांची में ढली कांस्य की मूर्तियां, और सांची में ढली कांस्य की मूर्तियों में, यानी कि इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान जो है धीमन और बेटपाल का है। धीमन और बेटपाल धर्मपाल के, है ना, सानिध्य में इन्होंने इस कला को सबसे ज़्यादा डेवलप किया। यानी कि ये नालंदा के निवासी थे, नालंदा के रहने वाले थे, और इनका ही देन है ना, कांस्य कला में सबसे ज़्यादा इनका देन है। और इसीलिए धीमन और बेटपाल को मतलब सांची में ढली कांस्य मूर्तियों में, है ना, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे तो कुकरीहार से 163, है ना, शिल्पों का जखीरा हमें प्राप्त हुआ है, मतलब कारखाना हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ से कितना, 163 जखीरों का, है ना, ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से, कुकरीहार से। कुकरीहार कहाँ पे है, तो ये नालंदा में हो जाएगा। और कहता है कि 163 शिल्पों का जखीरा धातु कला के अद्वितीय उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इसमें यानी कि जो कांस्य की मूर्तियां बनाई गई उस मूर्तियों में, है ना, कुछ उदाहरण हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि स्थानक बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं,
मुकुटधारी बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। और स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इतना ही नहीं, बोधिसत्व, तारा, प्रज्ञापारमिता, है ना, बलराम और जम्भाला की भी मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिएगा, इसी में चीज़ों को थोड़ा सा और कला को और कलात्मक बनेंगे, है ना। जैसे श्याम तारा ललितासन में बैठी हुई है ना। एक पाँव, है ना, दूसरे पाँव पे, मतलब एक पाँव क्या है दूसरे पाँव पे रख के, है ना, वो झूल रहा है, लटक रहा है, वो स्टाइल है उसका, उसमें देखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि नालंदा से प्राप्त त्रैलोक्य विजय का भी मूर्तियां हमको मिलती हैं। और उसके बाद जैन देवी भी हैं, है ना। इसको अगर डाल देते हैं, जैन देवी की भी काश्य की मूर्तियां मिला है, जैन देवी अंबिका की, है ना। और सभी जैन तीर्थंकर की भी मूर्तियां यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं, दूसरा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट करेंगे, और तीसरा पॉइंट हमारा होता है मृन मूर्तियाँ, है ना। मृन मूर्तियों की अगर हम लोग बारे में बात करें तो देखिएगा, यह जो मृन मूर्तियाँ हैं अंतिचक से प्राप्त मूर्तियाँ हुई हैं। अंतिचक से प्राप्त जो मृन मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुआ है ना, इसका उपयोग कैसे और किस प्रकार से लोग करते हैं, तो देखिए दीवारों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? मृन मूर्तियों का, है ना। उसके बाद देखिए, जब हम लोग दीवारों को सजाने के लिए इस मृन मूर्तियों का इस्तेमाल करते थे, तो सजावट में आखिर वो दृश्य कैसा दिखता था, है ना। दृश्य कैसा दिखता था, तो यहाँ पर देखिए धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के दृश्य इसमें दर्शाए गए थे। कैसा? धार्मिक और सामाजिक जीवन को। इसीलिए इस कला को हम लोग देखते हैं ना कि धार्मिक विश्वासों से यह प्रभावित होकर, यानी कि प्रेरित होकर कि यह कला जो है सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था को धारण किया, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कलात्मकता सुंदरता का जो अद्भुत उदाहरण है, इसको देना ही पड़ेगा। ये आपके आंसर में समझिए कि, है ना, सोने पे सुहागा वाली जो बात है, ये उदाहरण जरूर दीजिएगा, बहुत बहुत बढ़िया ये आपको उदाहरण मिलेगा। तो कलात्मक सुंदरता का अद्भुत उदाहरण, यानी कि तख्ती पर बैठी हुई सुंदर स्त्री जो अपने रूप को निहारती हुई, है ना, अपने रूप को निहारती हुई मांग में सिंदूर भर रही है। ठीक है, ये उदाहरण दीजिएगा, तख्ती पर बैठी हुई सुंदर स्त्री जो अपने रूप को निहारती हुई मांग में सिंदूर भर रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे एक और भी उदाहरण है जो आप वहाँ पर दीजिएगा, पहाड़पुर। और ये पहाड़पुर से जो हमें प्रमाण मिले हैं, ये बांग्लादेश से हैं, है ना। बांग्लादेश से इसको, है ना, लाया गया और यहाँ पे ये प्रमाण मिला है। तो पहाड़पुर से प्राप्त जो है पालकालीन फलकों में मृन कला के देशव्यापी आंदोलन का संकेत हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पहाड़पुर से जो फलकों पर जो मृन मूर्तियां जो बनाई गई हैं, क्या उससे हमें क्या प्रतीत होता है, तो यहाँ पर कहता है कि इस फलकों में जो मृन मूर्तियों का जो हमें संकेत मिलता है, उसमें ये संकेत है कि देशव्यापी आंदोलन का संकेत हमको दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, इस फलक पे जो चित्र है, चित्र में पशु पक्षी और वृक्ष और वनस्पति का अंकन इसमें किया गया है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो मृन मोहरों का बड़ा संग्रह जो है, इस मृन मोहरों का बड़ा संग्रह हमें पटना संग्रहालय में भी देखने को मिलेगा, है ना, जो ऐतिहासिक दृष्टि से इन मोहरों का काफ़ी महत्व हो जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। जिस तरह से हमने पॉइंट बाय पॉइंट किया है, आप चाहें तो एक एक पैराग्राफ में इसको बहुत सुंदर तरीके से तारतम्यता, यानी कि एक कड़ी दूसरे कड़ी से जोड़ करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ये जो आंसर है इसका हम उसको डाल देंगे, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे प्रश्न तो आपसे पूछ दिया कि पाल कला के मूर्ति कला के विशेषताओं का वर्णन करें, तो मूर्ति कला के विशेषताओं का इतना ही करिएगा, है ना। इतना करने के बाद आप निष्कर्ष लिख देते हैं, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि शॉर्ट्स में आपसे पूछे स्थापत्य कला अलग से, हो सकता है शॉर्ट्स में आपसे पूछे चित्रकला के बारे में, है ना। तो चलिए अभी हम लोग चित्रकला पढ़ते हैं। तो पाल कला के चित्रकला के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चित्रकला को हम लोग दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा लघु चित्र और दूसरा हो जाता है भित्ति चित्र, है ना।
तो लघु चित्र जो बनाए गए थे, लघु चित्र वह ताड़ पत्रों पे बनता था, ताल पत्र पे बनता था, और आज भी यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। कौन सा? लघु चित्र। तो लघु चित्र के बारे में जब हम इसके बारे में बताएंगे कि लघु चित्र जो है ये ताड़ पत्र और ताल पत्र पर बनाए जाते थे, है ना, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, तब इसके बारे में हम थोड़ा विशेषता के बारे में बात करेंगे। विशेषता में क्या है? तो विशेषता में हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता, अष्ट सहस्त्रिका, पंचरक्षा प्रमुख है। और इतना ही नहीं, चित्रकार अपना नाम इसमें अंकित नहीं करते थे, नाम अपना नहीं लिखते थे, वर्णन नहीं करते थे। और इसका जो आकार है यानी कि ताड़पत्र और तालपत्र का अगर लिख सके तो लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना। 22 गुने 2.5, है ना, नहीं तो 3.5। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसमें लघु चित्रों में जो प्राथमिक रंगों का जो समावेश था वह रंग कैसा था? तो काला, उजला, लाल और नीला रंग था, है ना। और इस रंगों में यानी कि प्राथमिक रंगों में सहायक रंगों का भी उपयोग किया जाता था। तो सहायक रंग कौन थे? गुलाबी, बैगनी, धूसर रंग और हरा रंग था। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भित्ति चित्र का। और भित्ति चित्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह नालंदा के सराय टीला में यह सुरक्षित है ना। और ये जो भित्ति चित्र है ग्रेनाइट पत्थर पे बनाए जाते थे ताकि ज़्यादा दिनों तक इसको टिकाऊ बनाया जा सके, है ना। और यहाँ पर देखिए इसकी विशेषता है, तो इसकी विशेषता हो जाएगी ज्यामितीय आकार के भित्ति चित्र है, जैसे कमल, बोधिसत्व और जम्भाला का चित्र आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। और ये अजंता और बाघ भित्ति चित्र की क्या करती है? याद दिलाती है। अगर इतना भी हम लोग लिख लेते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया नंबर हमको मिलने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम लोग अलग अलग, है ना, डिवाइड करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए तो स्तंभ हो जाएगा, स्थापत्य कला में स्तूप हो जाएगा, गुहाएं हो जाती हैं, है ना, चैत्य गृह है और ये मंदिर है। इन सभी का जो संबंध है ना, इन सभी का संबंध जो है यह बौद्ध धर्म से हो जाता है ना। इन सभी का संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन मंदिर का संबंध जो है हिंदू धर्म से हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको दिखाना चाहें तो देखिए स्थापत्य कला जो है पाल कला का, यह जो पाल कला का जो स्थापत्य कला जब हम लोग लिखेंगे तो यह कला ईंट पर आधारित था। स्थापत्य कला ईंट पर आधारित था। और यहाँ पर देखिएगा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया जाता है ना। और इसी में नालंदा में भिक्षुओं के रहने के लिए जो निवास स्थान बनाए जाते थे, उस निवास स्थान में, है ना, जैसे 2 मंजिले मकान बनाई जाती थी और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का भी निर्माण किया जाता था, है ना। और सीढ़ियों की व्यवस्था और खुले आंगन में बरामदे भी बनाए जाते थे, है ना। अगर इतना लिखते हैं तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट में हमारा हो जाएगा निष्कर्ष। लास्ट में जो हमारा है निष्कर्ष होगा। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष इस तरीके से आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरा अंदाज था मेरे, तो आप अपनी भी तरीके से लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है ना। तो इसमें और सारा चीज़ें ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है ना। तो हमने निष्कर्ष जो किया है, यह कलाकृतियाँ पूर्व एवं समकालीन कलाकृतियों से उत्तम प्रतीत होता है। इसमें बौद्ध, हिंदू, पशु, पक्षी एवं प्रकृति का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया गया है, जो कलाकार की कला का अनुपम देन एवं विशेषज्ञ होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है ना। तो इस तरीके से अगर लिखते हैं हम लोग तो बहुत अच्छा, है ना, सॉलिड नंबर, एक अच्छा खासा नंबर देगा, है ना, जो आपके रिजल्ट के लिए अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।